आजादी के बाद से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जिन हालात के अंदर फौतगी हुई उसके हवाले से बड़ी कंट्रोवर्सी है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो उनकी बहन थी, उनके साथ क्या कुछ हुआ कायद आज़म की मौत के बाद। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म, उनका कत्ल किन वजूहात की वजह से हुआ, कौन सी ताकतें थी उसके पीछे। सकूत ढाका क्या हुआ, वजूहात क्या थी, कौन जिम्मेदार है। उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के अंदर मौजूद था, किसको इस सिलसिले में पेश की इतला थी नहीं थी। 2014 का धरना, 126 दिन का इमरान खान साहब का धरना, किसके कहने पे हुआ, किसने फंड किया, कौन सी ताकत थी जो इस सारे मामले के पीछे थी। ये मामला भी आज तक क्लियर नहीं हो सका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। आज जिस खबर के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूं वो एक बड़ी अफसोसनाक खबर है और वो खबर है जज अरशद मलिक के हवाले से। खबर आप तक पहुंच चुकी होगी कि कोरोना की वजह से वो इंतकाल फरमा चुके हैं। जहां तक उनके इस सारे केस का ताल्लुक है, अरशद मलिक का जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो उन्होंने फैसला दिया था और उसके बाद जो कंट्रोवर्सी हुई थी, मैं उस पर जरा थोड़ी देर के बाद आता हूं। लेकिन मजमूई तौर पर अगर तारीख के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तानी तारीख के हवाले से एक बड़ा अफसोसनाक दिन इस तरह है कि ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी अरशद मलिक के हवाले से, और इस कंट्रोवर्सी ने जितना बड़ा पंडोरा बॉक्स खोल दिया था वो अपने इख्तिताम तक पर नहीं पहुंच सका। और पाकिस्तान की ऐसी कई कहानियां हैं, हमारी तारीख से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जिसका मैं अभी एक एक करके आपके साथ तस्करा करता हूं। और ये किस तरह ये जो अरशद मलिक का ये जो केस है, ये किस तरह एक स्याह तरीन लिस्ट के अंदर जो है एक और केस के अंदर एक और नाम ऐड हो गया है कि ये मिस्ट्री जो है ये सॉल्व नहीं हो सकती। ये जो पुरस्रार तरीके से जो चंद ऐसे वाकयात होते हैं उसमें एक और नाम का इजाफा हो गया है, एक और केस का इजाफा हो गया है। मैं आगे चल के इसकी तफसील बताता हूं, लेकिन सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। अब अरशद मलिक कौन थे, जरा सबसे पहले एक दफा जरा जल्दी से उनका बैकग्राउंड जरा बता दें। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को उन्होंने अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद मुशक्कत और भारी जुर्माने की उन्होंने सजा सुनाई थी। फ्लैगशिप रेफरेंस में उन्होंने उन्हें बरी कर दिया था। दिसंबर के महीने में ही 2 साल पहले उन्होंने नवाज शरीफ के इस फैसले के हवाले से, इस मुकदमात के हवाले से फैसले सुनाए थे। लेकिन असल जो उनकी वजह शोहरत थी वो ये नहीं थी कि उन्होंने ये फैसले दिए थे। वो तो जाहिर बात है कई जजेस हैं वो फैसले देते हैं। 6 जुलाई 2019 को मरियम नवाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जज अरशद मलिक के हवाले से। अच्छा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी आपके साथ एक खबर आपके साथ शेयर करूं कि मेरी इत्तला के मुताबिक नून लीग की जो सीनियर लीडरशिप थी उसमें से बहुत कम ऐसे लोग थे जिन्हें उस दिन पता था कि मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहने जा रही है। ज्यादातर लोगों को इस बात का नहीं पता था। यहां तक कि मेरी इत्तला के मुताबिक शहबाज शरीफ को भी उसी दिन बताया गया था कि आपने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठना है, वरना अगर आप उठा के देखें तो मरियम नवाज और शहबाज शरीफ बड़ी ही कम ऐसे मौके होते हैं कि इकट्ठे बैठ के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन इस मौके के ऊपर दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे। ये बड़ा कम होता है इस तरह। और मेरी इत्तला के मुताबिक शहबाज शरीफ को उस वक्त तक, मतलब उस दिन से पहले तक ये नहीं पता था कि ये क्या कुछ होने जा रहा है। ये भी मैं आपको खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बहरहाल, कमिंग बैक टू द पॉइंट, उन्होंने एक वीडियो उसके अंदर शेयर की थी मरियम नवाज ने, और उस वीडियो के अंदर जज अरशद मलिक को देखा जा सकता था और उनके साथ मौजूद थे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नासिर भट्ट, जो कि अब यूके के अंदर होते हैं, वो उसके अंदर मौजूद थे। और खुफिया तरीके से इन दोनों अफराद की जो है वो रिकॉर्डिंग की गई थी। और उसके अंदर मरियम नवाज ने कहा कि वीडियो में ये बात कह रहे हैं जज अरशद मलिक के फैसले के बाद मेरा ज़मीर मलामत करता रहा और रात को डरावने ख्वाब आते रहे, लिहाजा नवाज शरीफ तक ये बात पहुंचाई जाए कि उनके केस में झोल हुआ है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वीडियो में जज को यह कहते हुए सुना जाता है कि नवाज शरीफ के खिलाफ एक ढेले की भी मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत नहीं है। अब मरियम नवाज ने इसको बार बार इस चीज को तब से लेकर अब तक अपनी कई प्रेस कॉन्फ्रेंसों में इस्तेमाल किया है, जलसों में, अपनी तकारीर के अंदर इस्तेमाल किया है कि जब अरशद मलिक जो है वो प्रूव हो गए हैं कि वो जनाब किसी दबाव के तहत इस केस का फैसला कर रहे थे, तो फिर अब केस की वैल्यू रहती क्या है। वो बार बार इस चीज को इस्तेमाल करती है। लेकिन इसका जो एक दूसरा पर्सपेक्टिव है वो ये है कि जज अरशद मलिक के खिलाफ फिर तहकीकात का आगाज होता है। जज अरशद मलिक इस सिलसिले में अपना बयान हल्फी जमा करवाते हैं और बयान हल्फी के अंदर वो ये कहते हैं कि असल में मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था। और वो ये दावा करते हैं कि नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज ने अल अजीजिया रेफरेंस के फैसले के बाद ओहदे से इस्तीफा देने के लिए उन्हें 50 करोड़ रुपए की रिश्वत भी ऑफर की थी। ये उन्होंने अपने उस बयान हल्फी में दावा किया। और दूसरी साइड की जो स्टोरी आई, अरशद मलिक की जो स्टोरी आई, वो ये थी
कि असल में उनको शरीफ फैमिली की तरफ से ब्लैकमेल किया जा रहा था और दबाव का उन्हें बड़ा सख्त सामना था, जबकि नून लीग और शरीफ फैमिली ये क्लेम करती है कि असल में उन्हें किसी और जगह से दबाव का सामना था, उन्हें किसी और जगह से ब्लैकमेल किया जा रहा था। बहरहाल एक अफसोसनाक दिन है, जाहिर बात है अरशद मलिक साहब की फैमिली के लिए कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और कोई भी शख्स जो इस दुनिया से चला जाए वो एक अफसोसनाक खबर ही होती है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इस सारे मामले के अंदर जज अरशद मलिक के किरदार के हवाले से उन्हें उनके ओहदे से तो हटा दिया गया था, लेकिन वो जो फैसला था वो उसी तरह बरकरार रहा और आज तक ये केस अभी तक चल रहा है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। वो और बात है कि नवाज शरीफ जो है वो अब इस मुल्क में नहीं है, वो लंदन जाने में कामयाब हो गए और इस सिलसिले में क्या कहते हैं जो तहकीकात हैं वो कोई एंड तक नहीं पहुंच सकी। हुई हैं तहकीकात, हुई हैं, रिपोर्ट्स भी बनी हैं, लेकिन जिसको कहते हैं ना आखिर तक जाना कि आखिर सारे मामले का कसूरवार था कौन, ये उनके ऊपर दबाव आ कहां से रहा था, वो कौन सी शख्सियत थी, वो कौन सी ताकत थी जो उनके ऊपर दबाव डाल रही थी, ये हतमी नतीजा इस सिलसिले में अभी तक नहीं पहुंच सका। नून लीग अभी तक इस मामले को इसी तरह इस्तेमाल करती है, सियासत के हवाले से भी, अपनी तकरीरों के हवाले से भी। लेकिन अगर एक पूरी लिस्ट उठा के देखी जाए, अब मैं जरा इस केस का जो ताल्लुक दूसरे मामलात के साथ बनता है, पाकिस्तान की तारीख अगर आप उठा के देखें, मैं एक लिस्ट बना रहा था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आजादी के बाद से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जिन हालात के अंदर फौतगी हुई उसके हवाले से बड़ी कंट्रोवर्सी है, आज तक कंट्रोवर्सी है। क्या उन्हें खराब एम्बुलेंस भेजी गई थी, उनका इलाज क्या सही तरह हो रहा था या नहीं हो रहा था, ये मामला आज तक जेर बहस है इतने सालों के बाद भी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो उनकी बहन थी, उनके साथ क्या कुछ हुआ कायद-ए-आज़म की मौत के बाद, क्या उनके साथ सही सलूक किया गया या नहीं किया गया, क्या उनकी तकारीर को सेंसर किया जाता था, क्या उनको पब्लिक तक रसाई को रोका जाता था, ये मामला आज तक हमारी तारीख जो है दो मुख्तलिफ जाविये देती है इस सिलसिले में। लियाकत अली खान साहब का कत्ल, पाकिस्तान के पहले वजीर आजम, उनका कत्ल किन वजूहात की वजह से हुआ, कौन सी ताकतें थी उसके पीछे, यह मामला भी आज तक हल नहीं हो सका। उसके साथ साथ मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने जब इलेक्शन लड़ा था तो उस इलेक्शन में क्या धांधली हुई थी या नहीं हुई थी, क्या उनको जानबूझ के हरवाया गया था, यह मामला भी आज तक वैसे ही पेंडिंग है। बल्कि फातिमा जिन्ना का रेफरेंस जो है वो तो मुस्लिम लीग नून आज तक देती है, उसको उस वाक़े को, फातिमा जिन्ना को और अयूब खान के दरमियान जो इलेक्शन हुआ था उसका बार बार तस्करा करती है। और आपको याद होगा कैप्टन सफदर ने जब कराची में मज़ार कायद पे हाजिरी दी थी तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना के हवाले से वो वहां पे नारे लगा रहे थे। उसके बाद सकूत ढाका क्या हुआ, वजूहात क्या थी, कौन जिम्मेदार है, ये मामला भी आज तक मुअम्मा ही बना हुआ है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी किन हालात में हुई, क्या उस वक्त उनके ऊपर कोई जुल्म जबर किया गया जेल के अंदर, क्या उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, मुख्तलिफ इस सिलसिले में विटनेसेस हैं, लेकिन कोई ठोस पाकिस्तान की तारीख जो है वो कोई ठोस इस सिलसिले में जवाब नहीं दे पाती। ज़िया-उल-हक का प्लेन क्रैश, ये मामला भी आज तक जो है वो गोलमोल घूम रहा है, कुछ समझ नहीं आती कि क्या इसकी वजूहात क्या थी। रिपोर्टें बनी, मुख्तलिफ रिपोर्टें बनी, लेकिन कोई एक डायरेक्शन क्लियर नहीं है इस मामले में। 1990 के अंदर अगर आप आ जाएं तो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, नवाज शरीफ साहब जिसके अंदर शामिल थे, ये इत्तेहाद किस तरह बना, किन हालात में बना, इसके पीछे कौन कौन सी ताकतें थी जिन्होंने दरअसल में इत्तेहाद बनाया था, और वो कौन सी शख्सियात थी जिन्होंने पैसे दिए थे, ये मामला भी आज तक उसी तरह ही पेंडिंग है। तारीख ने अपना रुख सही नहीं किया। कारगिल की जंग किस तरह हुई, आखिर उसके अंदर कौन कौन सी शख्सियात शामिल थी, किसने किसको इजाजत दी, किसको क्या कुछ मालूम था, ये मामला भी उसी तरह ही आज तक पेंडिंग है। दाखिल दफ्तर हो चुका है, फाइल के अंदर पड़ा हुआ है, वो फाइलें उसी तरह ही गल सड़ रही हैं। उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के अंदर मौजूद था, किसको इस सिलसिले में पेश की इतला थी नहीं थी। वेस्टर्न इसमें जो स्कॉलर्स हैं, जो राइटर्स हैं, वो कुछ और लिखते हैं। अभी रिसेंटली एक किताब भी आई थी, उस किताब के अंदर ओबामा ने कुछ और तफसीलात शेयर की हैं। यूसुफ रजा गिलानी, आसिफ अली जरदारी, उस वक्त के आर्मी चीफ, उनके अपने अपने क्या किरदार हैं, इस सिलसिले में भी हमारी तारीख जो है वो गोलमोल बात करती है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल, अभी तक कोई सिचुएशन क्लियर नहीं है, असल में इसके पीछे था कौन, वो कौन सी ताकतें थी, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने तो चंद और शख्सियात के नाम लिए थे, लेकिन वहां तक जो है वो खुर्रा जाता नहीं है, उसके सबूत जो है वो मिटा दिया गया। और उस कत्ल के अगले दिन क्या कुछ हुआ था, किस तरह जाए हादसा को जो है पूरी तरह पानी फेर के जो है सारे सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई थी, और उसके बाद भी चंद बड़े पुरस्कार किस्म के कत्ल हुए, लेकिन अभी तक मामला उसी तरह ही पड़ा हुआ है। 2014 का धरना, 126 दिन का इमरान खान साहब का धरना, किसके कहने पे हुआ, किसने फंड किया, कौन सी ताकत थी जो इस सारे मामले के पीछे थी, ये मामला भी आज तक क्लियर नहीं हो सका। अब इस सारी सिचुएशन के बाद
ये जो आज वाकया पेश आया है जज अरशद मलिक का कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, और गालबन अब यही होगा कि वो क्योंकि अब इस दुनिया में नहीं रहे तो उनकी वफात के साथ ही ये मामला भी हमेशा के लिए उसी तरह ही दब गया। जबकि होना तो दरअसल में ये चाहिए था कि मरियम नवाज ने जिस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस दिन के बाद अगले 3 दिन के अंदर अंदर इसका कोई ना कोई रिजल्ट आ जाना चाहिए था। बल्कि क्योंकि ये इतना बड़ा केस था जिसका ताल्लुक जो है एक साबिक वजीर आजम के साथ था, क्या वाकई शरीफ फैमिली ने जज अरशद मलिक को ब्लैकमेल किया था, क्या उनकी रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश की थी, और किसी तरह अपने, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके ऊपर ये इल्जाम लगाती है कि जनाब असल में इनकी पुरानी आदत है, जजेस को ये लोग ब्लैकमेल करते हैं, उनके फोन टैप करते हैं, उनको पैसे ऑफर करते हैं, या धोंस धांधली के जरिए जो है वो कोई ना कोई अपना नतीजा हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो क्या अरशद मलिक साहब के साथ भी सब कुछ यही हुआ था? आज मेरे ख्याल में उनकी वफात के बाद ये मामला हमेशा के लिए और उलझ गया है। दोनों साइडें अपनी अपनी पोजीशन लेंगी, लेकिन कोई वाज़े जो डायरेक्शन है वो पाकिस्तान के माजी के केसेस की तरह दोबारा हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।